हेलो, हाँ जी कौन? हेलो, हाँ जी, नमस्कार। सर मैं थोड़ी देर से लगाऊं क्या आपको? सर मैं थोड़ी देर से लगा के आपसे बात करता हूँ ना, थोड़ा सा मैं क्लास ले रहा था अभी, या फिर एक आध घंटे से आप लगा लीजिएगा मुझे। बैकग्राउंड यही ठीक है, दूसरा पूरा एक चलाना पड़ेगा कंटिन्यू, ये ठीक है, जाता रहा यही से पड़ता है, ठीक है। ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, है ना। जैसे आपको पता तो होगा, जैसे आप जीएनटी पीएनएसटी नीट, है ना, पहले क्या होता था, जीएनटी और पीएनएसटी के अलग अलग पेपर होते थे। अब दोनों को कॉम्बो कर दिया है और एक ही पेपर होता है, उसका नाम क्या है, पीएनएसटी। क्या नाम है, पीएनएसटी। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। इसके सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, एक बार हम इसके बारे में देख लेते हैं ना, पूरा डिटेल में जानकारी, तब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, सबसे पहले बात आती है कि जो सब्जेक्ट हैं इसके वो क्या क्या है ना। इसके जो सब्जेक्ट हैं कौन कौन से होते, पूरा बंद करिए उसको। सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे आप लोग को परिचित होंगे, कितने सब्जेक्ट होते हैं इसमें, कौन से, 5 कहाँ होते, तो इंग्लिश सहित ही 4 होंगे, वो एक ही है ना, उसको हम अलग अलग बोल देते हैं, ठीक है, जैसा भी हो। 4 सब्जेक्ट हो, मैं कहा क्या नाम है इनका, नए सब्जेक्ट कौन से खोज करके ले आए इनका। 4 सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट की। कौन कौन से, एक तो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी के 2 सेक्शन होते हैं, कौन कौन से, एक तो बॉटनी और दूसरा सेक्शन होता है जूलॉजी। बॉटनी की बात करें हम तो देखिए, ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी सेक्शन है,
इसमें हम बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी सारे सब्जेक्ट इसी में पढ़ते हैं ना। जैसे हम 12th में जब सब्जेक्ट चूज करते हैं तो मैथ्स या बायो या आर्ट्स लेना पड़ता है, कॉमर्स वगैरह, तो हम क्या लेते हैं, बायोलॉजी। वहां पे जियोलॉजी बॉटनी नहीं लेते हम, है ना, क्या लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन करते हैं तब भी हम किससे करते हैं, बायोलॉजी से। किससे करते हैं, बायोलॉजी से हमारा कॉलेज होता है। जब कॉलेज के बाद हम पीजी करते हैं यानी एमएससी, एमएससी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, स्नातकोत्तर, एक होता है स्नातक, दूसरा क्या होता है, स्नातकोत्तर। जब हम स्नातकोत्तर यानी पीजी एमएससी करते हैं, मास्टर ऑफ साइंस, तब हमें या तो बॉटनी या तो जूलॉजी, बॉटनी या जूलॉजी, एक और होता है बायोटेक्नोलॉजी, एक बायोकेमिस्ट्री, विभिन्न सागा। पर हम मुख्य रूप से यदि दो की बात करें, ठीक है, इन दोनों की बात करें, तो या तो हमें एमएससी बॉटनी से करना पड़ेगा या जूलॉजी। किसी एक सब्जेक्ट को हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, और फिर आगे की पढ़ाई उसी से होगी, या तो बॉटनी से या तो बायोलॉजी से, सॉरी जूलॉजी से, या तो बॉटनी से या जियोलॉजी से आगे तैयारी होगी पूरी। तो बायोलॉजी की बात करें तो इसमें हम दो सब्जेक्ट कह देना चाहिए, या बायोलॉजी जैसा कहना चाहें आप, एक ही सब्जेक्ट माने, दो जैसा भी करना चाहें, ठीक है। तो इसमें दो सेक्शन है, एक बॉटनी और दूसरा जियोलॉजी है। अब यदि हम सेकंड जो बात करें सब्जेक्ट है वो कौन सा है, फिजिक्स। कौन सा है, फिजिक्स। सबका सरदर्द यही है ना, सबका सरदर्द यही है, फिजिक्स नहीं बनती। इसके बाद तीसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है केमिस्ट्री, और फोर्थ है इंग्लिश। मुझे लगता है आप लोगों को बॉटनी बायो के बाद सेकंड पसंदीदा सब्जेक्ट यही होगा, इंग्लिश, यही होगा ना, इंग्लिश, ठीक है। ये चार ही सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं। ये होते हैं पीएनएसटी में। किस में होते हैं, पीएनएसटी में। अब यदि हम इसमें नीट में बात करें तो नीट में एक तो ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। नीट में ये नहीं होता, केवल ये तीनों होते हैं। नीट में इंग्लिश नहीं आती, केवल ये तीनों सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें पीएनएसटी की तो टोटल नंबर मतलब टोटल पूर्णांक कितने का होता है, 150। पेपर कितने नंबर का होता है, टोटल 150 का होता है। नीट कितने नंबर का होता है, 720, 720। 150 में से बॉटनी के कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब 30 नंबर के क्या पूछी जाती है, बॉटनी 30 ही क्वेश्चन होते हैं, जूलॉजी भी 30 क्वेश्चन होते हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए हम तो 60 नंबर की क्या आती है, बायोलॉजी। 150 में यदि 60 चले गए तो कितने बचे, 90। कितने बचे अब, 90। तो 90 नंबर में से 30 नंबर की क्या होती है, फिजिक्स, 30 नंबर क्या होती है, केमिस्ट्री, और ठीक है, ठीक है। 12 3 15, 12 3 15, 150 नंबर हो गए। 30 नंबर की इंग्लिश होंगी, 30 ही क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। 60 नंबर बायोलॉजी, 30 नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, या फिर बायोलॉजी को 30-30 के सेक्शन में डिवाइड कर। नीट में बात करें तो नीट में जो होते हैं टोटल क्वेश्चन ऑफ कितने होते हैं ना, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 90। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 150। नंबर भी कितने होते हैं, 150। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 90, और पर क्वेश्चन कितने का होता है, 400 का। इक्वल टू करोगे तो आप 9 चौको, सॉरी 180 क्वेश्चन होते हैं ना, 90 तो बायो अकेले में होते हैं ना। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 180 क्वेश्चन होते हैं, और पर क्वेश्चन कितने अंक का होता है, 4 नंबर का। तो 18 18 36 18 54 18 चौको 72, 720 नंबर का इसका क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। अब यदि नीट के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो बायोलॉजी होती है ये होती है 90 नंबर की, 90 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 9 चौको 36, 360 नंबर की क्या होती है, बायो अकेले आती है। यदि हम इसको पार्ट में डिवाइड करें तो 360 यानी कि 180 नंबर की क्या आएगी, बॉटनी आएगी, और 180 नंबर की जूलॉजी आएगी, ठीक है।
180 नंबर की बॉटनी, 100 दिखेगा, हाँ दिखेगा। ठीक है, 180 नंबर की आएगी जूलॉजी और बॉटनी आएंगी। क्वेश्चन नंबर कितने रहते हैं? बॉटनी में होते हैं 45 क्वेश्चन और जूलॉजी में कितने होते हैं? 45। दोनों मिलकर बायोलॉजी के टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 90 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री। टोटल इनका जो भी रेशियो होता है वो होता कितना? 180 180, ये 18 18 36 और 18 चौको 72, मतलब 360 नंबर की हुई ना ये टोटल। 18 36 54 72 टोटल ये कितने हो गए? 720, मतलब 360 नंबर की ये होती है, 180 का ये, 180 का टोटल होगा 720 नंबर का। पर इसमें क्या होता है? 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है? निगेटिव मार्किंग। यदि आपने क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेंगे 4 नंबर और गलत किया तो 1 नंबर कटेंगे। क्या होगा? 1 नंबर आपके क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने 2, या मैं यहाँ पे देता हूँ, मान लो यहाँ पे 10 नंबर या 10 क्वेश्चन आपने किया, 10 क्वेश्चन में आपने 5 सही किया, 5 गलत किया, ठीक है। एक दूसरा व्यक्ति है, उसने 4 सही किया और 4 सही किया उसने, और उसने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब केवल 4 क्वेश्चन ही सॉल्व किया और 4 उसके सही हो गए। और आपने 4 सही किया, मतलब 10 क्वेश्चन पूरे किए पर 5 गलत हो गए, 5 सही है। पर एक दूसरा व्यक्ति है जो केवल 4 क्वेश्चन किया और चारों सही है, उसने 6 क्वेश्चन को छुआ भी नहीं, छोड़ दिया। तो आपको यहाँ कितने नंबर मिलेंगे? देखिए, आपने किए कितने? पूरे 10 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 4 नंबर का। तो टोटल पूर्णांक कितने हैं? 10 चौको 40 नंबर। 40 में आपने सही कितना किया? 5, तो आपको मिलेगा कितना? 5 चौको 20 नंबर मिलेंगे। कितना? 20। पर आपने गलती कितनी कर दी? 5 गलती कर दी ना, तो आपके 5 इसमें से घट जाएंगे, तो आपके नंबर कितने बचे? 15। 40 में कितने आए? 15। सोचिए, 40 में मात्र कितने नंबर मिल रहे हैं? 15 नंबर। और दूसरा व्यक्ति है, इसके भी टोटल 40 नंबर का पेपर हुआ, इसने किया कितना? 4 ही क्वेश्चन किया, तो इसको कितने नंबर मिले? एक क्वेश्चन 4 का, तो 4 चौको 16 नंबर। 16 में इसने कितने क्वेश्चन कर लिया? 40 क्वेश्चन। देखिए, आपसे आगे निकल गए, आपने 5 सही किया, इसने केवल 4 ही सही किया, पर आपसे ज्यादा नंबर। क्यों? क्योंकि इसने इससे जो क्वेश्चन नहीं बनते थे उसने छोड़ दिया, लेकिन गलत नहीं किया। तो इसमें क्या होती है? निगेटिव मार्किंग होती है। पीएनएसटी जीएनटी में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी बातें तो आपको पता ही होगी, है ना। आज से हमारा न्यू बैच स्टार्ट है, इसलिए हमें जानना जरूरी था कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, क्या सारी चीजें हमें पता होनी। कुछ और बातें करेंगे हम इसी में। टाइमिंग की बात करें, पेपर का जो समय होता है कितना होता है? पीएनएसटी में कितना होता है? कितने घंटे का होता है पेपर? 2.5 घंटे का कि 2 घंटे का? देख लेना, जहां तक 2.5 घंटे का होता है, मतलब 2 घंटे 30 मिनट का होता है कि 2 घंटे का, देख लेना, है ना। और नीट का तो पूरे 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है, ठीक है। अब कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ पीएनएसटी कट ऑफ कितना जाता है? आइडिया है? पता होना चाहिए यदि आप तैयारी कर, आप तो 1-1.5 साल तैयारी करें। कब? अभी कब? 21 में पेपर नहीं हुआ, 2020 में 68, 2020 में 68, 2018 या 19 में गया था 62 से 64 के बीच था, 64 के आसपास था। मतलब देखिए कितना कम है। 150 में कितने? आधे भी नहीं होते। 150 के आधे कितने होते हैं? 75। तो आपको तो 75 भी नहीं लाना, राउंड फिगर 65-68 हम, लेकिन 75 मान के चलेंगे, है ना। इतना कम लाना है। और सबसे ज्यादा यदि रियली बोलूं तो सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होते हैं वो तो एक फिजिक्स लगता है,
दूसरा केमिस्ट्री लगता है। बायो आसान लगती है पर आसान है नहीं, सोचते जरूर है पर उतनी भी आसान नहीं, फिर भी मान लेते हैं। तो पीएनएसटी की बात करूं मैं, तो पीएनएसटी में 60 नंबर की बायोलॉजी अकेले होगी, और चाहो तो आप इसके दम पे अकेले क्या पालोगे, सिलेक्शन पालोगे। इसके दम पे अकेले क्या कर लोगे आप, मतलब सिलेक्शन ले सकते हैं केवल बायो अकेले के दम। आपने 60 में से मैं कहता हूँ 50 सही किया, 50 सही। हाँ, पीएनएसटी में कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, याद रखिएगा, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती, तो आप लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो हमने बात किया, मान लो आपने 50 नंबर लाए बायो में, ठीक है, अब 30 नंबर है ना, 30-30 नंबर की फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो इतने भी डब्बा मत बनना आप लोग कि कुछ भी ना ला पाए, है ना। तो कम से कम आप 15-15 नंबर तो ला सकते हैं ना, हाफ हाफ तो को बोल रहा हूँ मैं, हाफ नहीं भी लाए आपने 10 नंबर तो लाओगे, इतना भी अब वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 फिजिक्स में लाया आपने, 10 केमिस्ट्री में लाया, कितने हो गए, 70। इंग्लिश में आराम से आप लोग कम से कम 20 नंबर लाओगे ही, है ना, इंग्लिश में लाओगे। तो आप यदि अप्रोक्सीमेट करोगे, या फिर हम कहते हैं फिजिक्स में आप 15 नंबर लाइए, केमिस्ट्री में भी आप लोग कितने नंबर लाइए, 15-15, और इंग्लिश में कितने लाइए, 20। तो 15 दूनी 30, 20 50, और 50 100 नंबर स्कोर हो गया आपका, 100 प्लस, और अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप क्या पा जाओगे, एडमिशन, अच्छे से अच्छे कॉलेज में। सोचिए, आपको तो यहाँ 75 ही लाना था, आपने उससे 25 आगे निकल गए, तो बहुत अच्छी कॉलेज में मिल जाएगी। बहुत आसान है, कठिन नहीं है ना, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत करिए, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आराम से इतने नंबर ले आओगे। यदि यहाँ आप 10-10 भी जोड़ोगे ना, तो 20, 10, 30, 40, तब भी आपके नंबर 90 नंबर आ गए, और चाहिए कितना, 70 ही चाहिए ना, फिर भी आप 20 आ गए। इसमें से भी घटा दो 20, तो आपके बचे कितने, 30। तो इतनी बुरी कंडीशन मत करना, कम से कम 100 प्लस ही करना, ठीक है। तो पीएनएसटी बहुत आसान है, पर याद रखिएगा, यदि एक कंप्लीट कोर्स डिटेल में पढ़ेंगे तो कम से कम 4 महीने का समय लगता है, कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज्यादा तो आप साल भर लग जाएगा, 8 महीने 6 महीने, पर कम से कम 4 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना। तो यदि बेसिक से पढ़ेंगे तो ये सारी बातें थी, मैंने बता दिया। नीट का आपको पता है, इसमें भी कैटेगरी होगी, ये ओबीसी कैटेगरी की है ना, इसमें भी एसटी एससी कैटेगरी कम जाएगी, कट ऑफ एसटी एससी कैटेगरी कम जाती है, जनरल की थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है नर्सिंग क्षेत्र में, अपना जो भविष्य है उसके लिए उज्जवल भविष्य है। यदि आप अच्छी तैयारी करोगे तो अच्छे से अच्छी नर्स बन जाओगे और आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। नीट का एमबीबीएस होता है, आपको पता है आप क्या क्या बन सकते हैं पीएनएसटी निकाल के, पता है, नहीं पता, पता करके आइए, अब इतना काम आप खुद से करेंगे। आप खुद इसका पता करना, खुद पता करिए कि हम जो तैयारी कर रहे हैं हम क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते, इतना काम तो कर सकते हैं ना। प्लस दूसरी बात बता दूं कि आप लोग तैयारी करोगे, पीएनएसटी जीएनटी जिसकी भी करोगे, आपको नीट देने का मौका मिलेगा। नीट का एग्जाम बड़े आराम से दे सकते हैं, क्योंकि उसमें तो इंग्लिश भी नहीं होती, फिजिक्स केमिस्ट्री तो हम पढ़ ही रहे हैं, बायो भी पढ़ ही रहे, और वही नीट का रहता है ना। तो याद रखिएगा, नीट की डेट अनाउंस हो गई है, 1 अप्रैल से इसका फॉर्म भराएगा भाई, आप लोग भर देना यदि इच्छुक हैं तो। एप्लीकेशन भराएगा मतलब फॉर्म आवेदन होगा, और 17 जुलाई को इसका क्या है, एग्जाम। आपको पता है नीट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना। पहले इसकी जगह पीएमटी होती है, अलग अलग स्टेट अलग अलग पीएमटी कराता था, जैसे एमपी पीएमटी, मध्य प्रदेश प्री मेडिकल टेस्ट। इसके बाद कुछ दिन बाद एआईपीएमटी आई, क्या आई, एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, है ना, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो ये अलग अलग नाम से अलग अलग प्रकार की आई। बाद में क्या हुआ, इसको कॉमन कर दिया गया, क्या किया गया, कॉमन। देखिए होता क्या था, ये जो अलग, पहले ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग बुकें चलती थी, अलग अलग थोड़ा सा होता था। जैसे बात करूं मैं राजस्थान, और बात करूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 स्टेट। राजस्थान में मान
कि चलो आपको बायो में खरगोश की एनाटॉमी पढ़ना, किसकी एनाटॉमी, खरगोश की एनाटॉमी। एमपी में आपको कॉकरोच की एनाटॉमी पढ़ना, किसकी, कॉकरोच की एनाटॉमी। पर आपको खरगोश की एनाटॉमी यहाँ नहीं पढ़ना है और यहाँ कॉकरोच की एनाटॉमी नहीं पढ़ना। और यहाँ पे आपको मान लो कॉकरोच की जगह हम केचुआ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, केचुआ की एनाटॉमी पढ़ना है, बाकी ये दोनों एनाटॉमी नहीं पढ़ना है। बाकी चीजें तो सेम रहती थी, है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर रहता था। तो हुआ क्या, मान लो कोई एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का है, वो एमपीपीएमटी की तैयारी कर रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है, एमपीपीएमटी। किसी कारण बस एमपीपीएमटी में नहीं हुआ तो फिर वो इन पेपर को नहीं दे पाता था, क्यों, क्योंकि उसने कॉकरोच के बारे में पढ़ा, और यहाँ कॉकरोच ना पूछ के क्या पूछेगा, खरगोश। और ये इसका पेपर देगा तो यहाँ कॉकरोच भी नहीं पूछेगा, खरगोश भी नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या, केचुआ के बारे में। तो ये प्रॉब्लम आती थी। अलग अलग स्टेट में थोड़ा थोड़ा सिलेबस में क्या होता था, अंतर होता था। इसके लिए एनटीए ने क्या किया, नेशनल टेस्ट एजेंसी ने सबसे पहले जितने भी स्टेट हैं भारत में, हाल में कितने स्टेट हैं, कितने राज्य, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए इतनी तो, हाल में कितने बताइए, बोलो, नहीं पता, नहीं पता। 52 तो जिले हैं मध्य प्रदेश में, 28 राज्य हैं, कितने राज्य हैं, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऊटी, नो, पहले जम्मू कश्मीर था, जानते हो, ये था, अलग नहीं किया गया, अब इसको दो भाग में तोड़ दिया, एक को जम्मू और दूसरा लद्दाख, और इसको बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। जानते हो ना, आर्टिकल धारा 370 हटी होगी, 5 अगस्त 2019 को हटी थी धारा 370, आर्टिकल 35 पे सुना ही होगा 2019 में, है ना। तो ये पहले राज्य था, तो इसको सरकार ने अपने अंडर में लिया, केंद्र सरकार ने, और इसको यूटी बना दिया, मतलब दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश। मतलब प्रदेश हैं ये, राज्य ही हैं, पर इनमें जो अधिकार क्षेत्र है वो केंद्र का हो गया, किसका हो गया, केंद्र शासन। अभी यहाँ पे केंद्र का शासन लगा हुआ है, ठीक है। चुनाव उनाव होने वाले बहुत जल्दी, तो याद रखिएगा। तो अब क्या हुआ, जो सीबीएसई को अप्लाई कर दिया एनसीईआरटी पैटर्न, अब क्या किया गया, एनसीईआरटी पैटर्न अप्लाई कर दिया गया। मतलब यदि आप एमपी में हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री या जो भी सब्जेक्ट हैं, 10th के आप सभी सब्जेक्ट, या 12th 11 12th में वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपको सीजी में भी होगा, राजस्थान में भी होगा, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, जम्मू कश्मीर। मतलब अब एनसीईआरटी पैटर्न है, मतलब पूरे भारत में एक ही प्रकार से क्या होगी, पढ़ाई होगी, समझ रहा, कोई अंतर नहीं होगा, सेम हो। पर ये छोड़ दिया गया था स्टेट के ऊपर कि कौन स्टेट अप्लाई कर रहा है कि नहीं। तो अप्रोक्सीमेट अधिकांश स्टेट ने अप्लाई कर लिया था, थोड़ा सा राजस्थान में, जहां तक मुझे अपडेट है कि पिछले ईयर तक थोड़ा सा अलग था, वहां पे एनसीईआरटी फॉलो नहीं हुई थी, इस वर्ष हो जाएगी, ऐसा कुछ आइडिया, ठीक है। तो अब हो एनसीईआरटी पैटर्न लागू है, सभी जगह क्या होता है, एक ही सिलेबस होता है और पेपर भी एक ही होता है, जिसका नाम क्या है, नीट। क्या नाम है, नीट। अब इसको एमपी का भी देगा, जम्मू कश्मीर का बच्चा भी देगा, गुजरात का भी देगा, अरुणाचल प्रदेश का भी देगा, और छत्तीसगढ़ का भी देगा, और राजस्थान का भी देगा। मतलब एक ही बायो पढ़ेगा, एक ही फिजिक्स, एक ही केमिस्ट्री पढ़ेगा, और वो ये पेपर देगा। तो पूरे भारत में क्या हुआ, एक सी फिजिक्स है, एक सी केमिस्ट्री है, एक सी बायो। अब ये केचुआ, खारगोश, खरगोश का अंतर वंतर नहीं, सब एक सा पढ़ेंगे, है ना। तो इसको कहते हैं एनसीईआरटी पैटर्न। क्या कहते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है ये पेपर, एनसीईआरटी बेस होता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इन एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसमें पता होगा आपको नीट के थ्रू आप कहां कहां जा सकते हैं। एम्स हॉस्पिटल सुना है, एम्स हॉस्पिटल सुना है, एम्स, एम्स के अलावा एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, बीएएमएस, बीएचएमएस,
बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिकल सर्जरी, बीडीएस, बीडीएस को यहाँ रखते हैं एमबीबीएस के बाद, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसके बाद भी और भी सारे जितने भी हैं सारी, ये सभी डॉक्टर के पद हैं। किसके पद हैं? डॉक्टर के पद। और ऐसा न्यूज में आया था, अभी आपने सुना होगा साल 6 महीने पहले, कि अब जो जीएनटी पीएनएसटी में जो भर्ती होगी वो भी नीट के थ्रू हुई होगी। किसके थ्रू होगी? नीट। ये जो नर्सिंग वर्सिंग में भर्ती होती है ना, अभी अलग से एग्जाम कंडक्ट करा था, कौन सा? पीएनएसटी। तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ विचार कर रही है कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि जितने भी जीएनटी पीएनएसटी वाले हैं इनको भी नीट में बिठाला जाए। अच्छे नंबर आएंगे तो एम्स एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस मिलेगा, कम नंबर आएंगे तो फिर ये जीएनटी पीएनएसटी में दिया जाएगा एडमिशन। ऐसी सरकार की प्लानिंग चल रही है। अभी आपने सुना होगा साल 1.5 साल पहले ऐसी कुछ न्यूज आई थी, ऐसी कुछ न्यूज चली थी। ठीक है, तो ये नीट बहुत जल्दी अप्लाई होने वाला है। मतलब मेडिकल क्षेत्र के कोई भी एग्जाम हो आपको नीट देना ही पड़ेगा। कोई भी आप कोर्स में एडमिशन लो नीट देना पड़ेगा, और नीट के नंबर के हिसाब से भी आपका क्या होगा? एडमिशन। ऐसी न्यूज चली थी और बहुत जल्दी ये सब होगा, क्योंकि पैटर्न वही है, पेपर वही है, सिलेबस वही है, तो क्यों ना हम एक ही चीज में सबको कंपटीशन कराएं, है ना? तो ये प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की, अब देखो क्या होता है। तो ये सारी बातें याद हैं आपको। एमबीबीएस एक बार बन गए, आपकी पेमेंट हो गई 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर महीना। आपका पता है, साथ में आपके क्या चलेगी? क्लीनिंग चलेगी। आप कम से कम 4 से 5 लाख रुपए महीना का चलाओ, बिंदास जिंदगी। और इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने बता दिया, है ना? कई रातें लगेंगी तब होता है। ऐसा सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के होते हैं। कैसे होंगे? मतलब एक सही करोगे आपको 4 नंबर मिलेंगे। 4 मार्क्स का रहेगा, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा पूरा। एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो वो एमसीक्यू ही पैटर्न पे होता है। किस पैटर्न पे? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्या बोलते हैं उसको? मल्टीपल को क्या बोलेंगे? मतलब इनमें से चुनिए वाला रहता ना, 4 ऑप्शन है उनमें से चुनिए, है ना? तो याद करिए, याद रखिएगा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे। 4 विकल्प देंगे, बहुविकल्पी, है ना? मल्टीपल को बहुविकल्पी कहते हैं, बहुविकल्पी। ठीक है, बहुविकल्पी रहेंगे मतलब 4 विकल्प रहेंगे, इनमें से आपको चुनना होगा। पर एक चीज बता दूं, आप जैसा सोचते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं पूछते। आप जो पढ़ते हैं वही से क्वेश्चन बनता, पर जैसा पढ़ते हैं वैसा क्वेश्चन नहीं बनता, वो क्वेश्चन घुमा के पूछता है। ठीक है, मतलब आपको यदि पता है, अब आगे आप बताऊंगा आपको मैं धीरे धीरे। तो चलिए, बहुत बातें हुई, समय काफी हो गया हमारा, आधा घंटा 15 मिनट हो गए, है ना? तो हम बात करते हैं अब हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं। चूंकि ये बातें करना आपसे जरूरी था, है ना? बेहद जरूरी था, क्योंकि आप जिस फील्ड में आना चाह रहे हैं उसमें जाने में क्या दिक्कत है, क्या फायदे हैं, कैसे जाना, क्या करना है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। तो आई होप काफी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। और कुछ भी है तो पूछ सकते हैं बीच में, या आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता नहीं है? चलिए, आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं ये आपको दिखता होगा। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण तंत्र का पार्ट 1 है, पहली क्लास है आज, ये पहली क्लास है। ठीक है, देखिए
ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्यकी का ही क्या है, ये चैप्टर है। मानव कार्यकी मतलब मानव में कार्य, मानव के कार्य, जैसे चक्की चलना मतलब पाचन होना, उत्सर्जन, ब्लड का बहना, सांस लेना छोड़ना, ये सभी जो चैप्टर है इनका नाम अलग अलग दी, जैसे डाइजेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सभी क्या है, मानव के कार्य करने वाले अंग है ना, है ना। तो इनको कहा जाता है मानव कार्यकी। क्या कहा जाता है, मानव कार्यकी। तो मानव में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, ये जो चैप्टर है इनको ही क्या कहा जाता है, मानव कार्यकी। तो मानव कार्यकी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमन में क्या क्या कार्य हो रहा है, ह्यूमन मतलब क्या होता है, मानव, और फिजियोलॉजी मतलब कार्यकी। तो मानव में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, इसके अंतर्गत सारी चीजें, चाहे वो श्वास ले, खाना खाने के बाद पाचन हो या उत्सर्जन हो, है ना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, कार्य के अंतर्गत। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो मानव कार्यकी का ही एक चैप्टर है, जैसे हम कहते हैं क्या, ब्लड सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन। हिंदी में कहा जाए तो रक्त परिसंचरण। क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण, रक्त का बहना, रक्त का बहना। तो हमारे शरीर में ब्लड कैसे बह रहा है, कहाँ धमनी शिरा से बह रहा है, कहाँ शुद्ध रक्त है, कहाँ अशुद्ध रक्त है, इन सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो चैप्टर है वो है ब्लड सर्कुलेशन। कौन सा है, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन बात आ रही है मतलब कहीं ना कहीं हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट 1। ठीक है। सबसे पहले बात आती है ब्लड। ब्लड जिसे हम रक्त, रुधिर, खून, लहू इस नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से, है ना। तो हम बात करते हैं ब्लड यानी कि रक्त क्या है। कोई बता पाएगा ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, या फिर हम अभी कहना चाहिए ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब क्या होना, जोड़ना। क्या होना, जोड़ना। हम कहते हैं ना, अरे आपने शादी में सुना होगा, शादी में क्या बनती, जोड़ी बनती है ना, तो वही होती है संयोजनी, मतलब जोड़ना। तो रुधिर क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव मतलब जोड़ना। तो ये क्या करता है, हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। क्या करता है, जोड़। आपने कल्पना किया है कि शरीर के किसी एक भाग पे मान लो खून प्रवाहित ना हो तो क्या होता है, वो क्या हमारी बॉडी से जुड़ा होता, वो जुड़ा होता है पर वो कार्य नहीं करता, है ना। तो नहीं जुड़ा होता कह सकते हम। आपने सुना पैरालाइसिस, पैरालाइसिस सुना। पैरालाइसिस में क्या होता है, मान लो किसी के पैर में पैरालाइसिस हो गया तो वो पैर को हिला भी नहीं सकता, उठा भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर, शून्य पड़ जाता है। क्या हो जाता है, शून्य पड़ जाता है। क्यों, क्योंकि वहां ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं हो पा रहा। ब्लड सर्कुलेशन जहां बराबर नहीं होगा उस पैर को क्या, पैरालिसिस मार देगा। क्या मार देगा, पैरालिसिस। लकवा, क्या कहते हैं हिंदी में, लकवा नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो वो व्यक्ति पैर को ना उठा सकता, ना हिला सकता, कुछ नहीं करता। तो उसकी कनेक्टिव टूट गई, उसकी जो लिंक है वो शरीर से क्या हो गई, टूट गई। और यदि उस अंग तक, जो भी अंग है उस अंग तक यदि ब्लड बराबर रूप से बह रहा भली भांति तरीके से, तो वो उसको जोड़ के रखता है। जोड़ के रखेगा सेंस मतलब वो बराबर काम करेगा, हिलेगा डुलेगा, दौड़ेगा, चलेगा, फिरेगा, कूदेगा, नाचेगा, सारी क्रियाविधि कर सकता। तो ब्लड एक प्रकार से क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड क्या ठोस है, गैस है, नहीं, क्या तरल है, लिक्विड है। क्या है, लिक्विड। इसलिए इसको एक वर्ड और जोड़ देंगे, तरल संयोजी ऊतक। अब तरल संयोजी ऊतक के आगे भी एक वर्ड जोड़ देते हैं जिसे कहते हैं विशिष्ट। क्या कहते हैं, विशिष्ट तरल संयोजी ऊतक। आगे समझाता हूं मैं। तो ब्लड के बारे में सबसे पहले लिखेंगे, ब्लड क्या है, तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। जो ब्लड है विशिष्ट तरल संयोजी लिखेंगे, ठीक है, विशिष्ट
तरल संयोजी ऊतक है। अब तरल तो समझ गया हम, लिक्विड है, द्रव्य है, संयोजी जोड़ के रखता है, ऊतक मतलब कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। पर विशिष्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर होते हैं, फाइबर सुना होगा आपने, आपने देखा होगा जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल में आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को मोटापा हो जाता, ओबिसिटी, मोटापा हो जाता है ना, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, उसको क्या होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है, तो डॉक्टर उनको सलाह देता है कि फाइबर युक्त कुछ भोज्य पदार्थ करिए, मतलब रेशे युक्त भोज्य पदार्थ करिए, समझ रहे हैं। जैसे बात कर रहे हैं सेब वेब फल खाने को बोलता है ना, क्या हम उनमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, रेशे होते हैं, तो वो रेशे क्या होते हैं, जो ओबिसिटी, मोटापा में जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वो घोलने का काम करते हैं, क्या करते हैं, घोलने का काम करते हैं। एक प्रकार से आपके दिमाग में समझिए, फाइबर इस प्रकार से जाल रूपी संरचना होती है, क्या होती है, जाल रूपी संरचना। अब आप देखोगे ऐसी जाल रूपी संरचना है, यदि ये जाल रूपी संरचना ऐसी चलती रहती है, झाड़ू देखते हैं, झाड़ू को हम ऐसा चलाते रहते हैं तो वहां कचरा नहीं जमता, कचरा नहीं जमता, और यदि झाड़ू को हम चलाना बंद कर दें तो कचरा क्या हो जाएगा, जमने लगेगा, कचरा क्या हो जाएगा, जमने लगेगा। ऐसे ये फाइबर होते हैं, ये हमारे शरीर में इनका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो होते हैं भोज्य पदार्थ को जमने नहीं देते हैं, मतलब मोटापा नहीं होने जाए, फैटी एसिड होते हैं उनको जमने नहीं देते हैं, ये क्या करते रहते हैं, ऐसा ऐसा झाड़ू की तरह आप लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है, क्या होता है, विशिष्ट जो कोलेजन और क्या बताया मैं, इलास्टिन रेशे नहीं पाए जाते, ठीक है, क्योंकि इसमें कोलेजन व इलास्टिन प्रोटीन रेशे नहीं होते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ब्लड है अम्लीय है कि क्षारीय, मुझे ये बताइए। बेसिक क्या है, क्षारीय, क्या है, क्षारीय। इसकी जो उत्पत्ति होती है किससे होती है, मीजोडर्म से, किससे उत्पत्ति होती है, मीजोडर्म से विकसित। आगे पढ़ाऊंगा मैं, देखिए 3 चीजें पढ़ने को मिलेंगी आपको, एक होता है एंडोडर्म, एक होता है एंडोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म, और तीसरी होती है एक्टोडर्म। तो ये मीजोडर्म है जो है, वो एंडोडर्म है ना, इससे क्या उत्पन्न होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा। मीजोडर्म से जो होती हैं आंतरिक अंगों की जो वाल होती है वो मीजोडर्म, या आंतरिक अंग जो होते हैं वो किससे विकसित होते हैं, मीजोडर्म से। एक्टोडर्म से हमारी जो त्वचा है ना, इसका विकास किससे हुआ, एक्टोडर्म से। और एंडोडर्म से जो होते हैं, जो बाह्य अंग है, उनका विकास एंडोडर्म से होता है। मीजोडर्म से आंतरिक अंग जैसे लंग्स हुआ, फेफड़े वगैरह हुआ, और एक्टोडर्म से हमारी स्किन का निर्माण हुआ। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, तो याद रखिएगा। जो ब्लड है, ब्लड की जो उत्पत्ति हुई है कहां से हुई है, मीजोडर्म से, कहां से, मीजोडर्म से विकसित। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, मीजोडर्म से ये विकसित हुआ है। ये इसके आगे और भी बात करें हम, रक्त के अध्ययन को क्या बोला जाता है, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे देखिए हम कोशिका का अध्ययन करते हैं ना, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान, क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। इंग्लिश में कहा जाता है साइटोलॉजी, क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। तो इसी प्रकार ब्लड का अध्ययन को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी, क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी।
रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। हो गया। इसके अलावा बात करना है, आपके शरीर में कितना ब्लड है? आपने पता किया कभी? आपके शरीर में कितना ब्लड है पता किया है आप लोगों ने कभी? या एक व्यक्ति में कितना ब्लड होता है? 6 to 7 की जगह 5-6 कहें तो ज्यादा बेटर होगा, है ना? 5 to 6। तो एक वयस्क व्यक्ति में, ठीक है, एक जो एडल्ट है, एडल्ट व्यक्ति में जो औसतन एवरेज एडल्ट यानी वयस्क व्यक्ति में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। या इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, या शरीर भार के, मतलब उसका शरीर का जितना वजन है उसका 7 से 8%। मान लीजिए किसी का वजन 100 किलो है, ठीक है, तो 100 किलो का 7% कितना कहलाया? 7 कहलाया ना, तो उसके शरीर में 7 लीटर ब्लड होगा। यदि उसका वजन, यदि वो मान लो यदि हम कह देते हैं 60% है ना, 60 किलो मतलब, तो 60 का 7% निकालना पड़ेगा। लगभग वो एवरेज कितना आएगा? कितना आएगा? लगभग वो आएगा, लगभग आएगा 3 पौने 4 के आसपास आएगा, है ना, 4-5 के आसपास आएगा, ठीक है। तो या शरीर भार का 7 से 8%, या तो 5 से 6 लीटर होगा एवरेज, या तो उसके शरीर का जितना वजन है उसके 7 से 8% हो। 100 किलो वजन है तो 8 लीटर या 7 लीटर हो सकता है ना, इस टाइप से होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब हम ब्लड की बात करते हैं। ब्लड तो आई होप आपने देखा ही होगा। ब्लड देखा है? नहीं देखा? मतलब सबने अपनी अपनी कलाई काटी है, हाँ, तो फिर कैसे देखें? ब्लड काटती है ना लड़कियां अधिकतर, ऐसा काट के फिर, तो फिर कहाँ से देखते हैं ब्लड? जिसने नहीं देखा तो काट के देख लेना, है ना। ठीक है, तो ब्लड जो है लाल होता है, ये तो पता है, पर ब्लड किस किस से मिलकर बना है? किस किस से मिलकर बना? तो आपने कोरोना के टाइम एक वर्ड बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, हाईलाइट हुआ था, वो वर्ड कौन सा था? प्लाज्मा। क्या था? प्लाज्मा। दिल्ली में पहली प्लाज्मा बैंक बनी थी, रक्त, क्या बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा बैंक बनी थी, याद है, कोरोना के टाइम। तो ब्लड में क्या होते हैं? प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अलावा WBC, RBC, प्लेटलेट्स यानी जिसे बिम्बाणु कहा जाता है। तो यदि हम इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करें तो एक तो ब्लड में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा, और दूसरा पाई जाती हैं ब्लड सेल्स कह सकते हैं, या BC कह सकते हैं, या FC फॉर्मेट सेल्स या फॉर्मेट एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो भी कहना चाहो आप, है ना। तो इसको मैं अभी लिख देता हूं, फॉर्मेट सेल्स। हिंदी में कहा जाए तो रुधिर कोशिकाएं, क्या कहेंगे? रुधिर कोशिकाएं। और ये प्लाज्मा को तो प्लाज्मा ही कहेंगे, क्या कहेंगे? प्लाज्मा ही कहेंगे। अब देखिए, हम बात करें यदि, तो जो टोटल ब्लड है, कुल रक्त है, कुल रक्त का कितना परसेंटेज प्लाज्मा होता है?
55%। मतलब यदि 100 लीटर ब्लड है, 100 लीटर ब्लड है तो 55 लीटर उसमें क्या होगा, प्लाज्मा होगा। मतलब ये ब्लड का 55% जो भाग होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो बचा कितना, 45। तो 45% जो भाग होता है वो क्या होती हैं, रुधिर कोशिकाएं। तो रुधिर कोशिका में क्या क्या चीजें आती हैं, तो जैसे एक आपने सुना आरबीसी, क्या सुना, आरबीसी। दूसरी क्या सुना, डब्ल्यूबीसी। और तीसरी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हिंदी में कहा जाए तो बिम्बाणु, क्या वो कहेंगे, बिम्बाणु कहा जाएगा। इसको लाल रक्त कणिकाएं, इसको श्वेत रक्त कणिकाएं कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा रुधिर कोशिकाएं में मुख्य रूप से क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि रुधिर कोशिका। अब बात करते हैं हम प्लाज्मा। ठीक है, अब हम पहले किसकी बात करेंगे, प्लाज्मा के बारे में, फिर इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। प्लाज्मा की यदि मैं बात करूं कि प्लाज्मा है क्या, दिखता कैसा, तो प्लाज्मा कैसा दिखता है, लाल। खून लाल है तो प्लाज्मा भी लाल दिखना चाहिए, है कि नहीं, कैसा दिखता, बताओ, पढ़ चुके हो तुम। कैसा, नहीं वो तो अलग बात है, हल्का पीला दिखता है। हल्का कैसा होता है, पीला होता है, हल्का पीला, लाइटली येलो होता है। क्या होता है, लाइट येलो होता है। अब ये क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, बताओ, प्लाज्मा क्षारीय होगा या अम्लीय होगा, तो ये क्षारीय होता। जब ब्लड ही क्षारीय है तो ये भी बेसिक होगा, कैसा होगा, बेसिक प्रवृत्ति का होगा। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पीएच जो होता है 7.2 से लेके 7.4। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। कितना होता है, 7.4। और यदि हम बात करें प्लाज्मा की पीएच वैल्यू 7.2 टू 7.4। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में क्या क्या पाया जाता है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। तो देखिए प्लाज्मा है, प्लाज्मा में है क्या चीज, मतलब प्लाज्मा बना किस किस से। जैसे हम रुधिर कोशिका की बात की तो रुधिर कोशिका में क्लियर है, आरबीसी से बना है, डब्ल्यूबीसी से बना है और प्लेटलेट से बना है। पर ये प्लाज्मा में है क्या चीज, बना किस किस से, तो आपने सुना होगा एक, जब कोरोना के टाइम की प्लाज्मा में होती क्या है, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, तो प्लाज्मा प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। कितनी होती है, तो चलिए इसको अभी फिलहाल छोड़िए। देखिए इसमें पाया क्या क्या जाता है, पहले सुन लीजिए। इसमें प्रोटीन पाई जाएगी, इसमें जल पाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, ग्लूकोज पाया जाएगा, हीमोग्लोबिन पाया जाएगा। ये सब किससे मिलकर बने हैं, ये सबसे मिलकर क्या बना है, प्लाज्मा बना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो जल। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल। कितना पाया जाता है, 90 से 92%। तो 90 से 92% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। इसके अलावा इसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं और इनके जो परसेंटेज होता है 6 से 8% क्या पाई जाती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल के बाद हीमोग्लोबिन, सॉरी ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा ना, हीमोग्लोबिन क्योंकि यहाँ पे पाया जाएगा आरबीसी में। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, यूरिया। ठीक है, ये सब पाए जाते हैं, ये सब पाए जाएंगे।
तो याद रखिएगा ये दो चीजें हाईलाइट हैं, ये दोनों बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन सा पदार्थ है, तो वो होगा जल। क्वांटिटी कितनी होती है, तो 90 to 92% होती है। एंड प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन होता है, परसेंटेज बात करें तो 6 to 8% पार्टिसिपेट करता है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, बॉटल आना, ठीक है, इतनी बातें लिख लिए। अब बात करते हैं प्लाज्मा की ये प्रोटीन के बारे में कि ये जो प्लाज्मा की प्रोटीन है ये कहाँ पाई जाती है, कितनी प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो आप बता सकते हैं मुझे क्या प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होती है, मतलब इसका निर्माण कहाँ पे होता है, कहाँ बनती है और कौन कौन सी है। आइडिया है क्या, नहीं है। हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लाज्मा प्रोटीन। अभी ही देखा हमने प्लाज्मा में जो प्रोटीन है कितना परसेंटेज पाई जाती है, कितने, 6 to 8%। बोला करो भाई, यदि आप बोलोगे नहीं तो बनेगा नहीं। जब मैं पूछूं तो आपको जोर शोर से बोलना, जोर से और शोर से बोलना, ठीक है। कितनी पाई जाती है, 6 to 8% पाई जाती है प्लाज्मा प्रोटीन। अब मैंने जैसे पूछा ये बनती कहाँ, बनती कहाँ, तो ये कहाँ बनती हैं, बोलो। लिवर, कहाँ पे संश्लेषित होती हैं, लिवर। तो ये कहाँ संश्लेषित होती हैं, लिवर में संश्लेषित होती हैं। मतलब ये कहाँ बनेंगी, लिवर में। कहाँ बनेंगी, लिवर में। तो याद रखिएगा जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं कहाँ पे संश्लेषित होती हैं, लिवर में, यकृत, जिगर। ठीक है, क्लियर है। अब हम ये जो प्रोटीन है इसके प्रकार देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रकार देखते हैं कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है कितनी प्रकार की है। तो यदि हम बात करें प्लाज्मा प्रोटीन की तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। उनके नाम यदि आप जानते होंगे तो सुना होगा, एल्ब्यूमिन नाम सुना है, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, फिब्रिनोजन सुना है क्या, नहीं। तो याद रखिएगा ये जो प्रोटीन होती हैं इसकी जो प्लाज्मा में पाई जाती हैं वो मुख्य रूप से अभी बात करें तो कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कितने टाइप की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, तो एक होती है ग्लोब्यूलिन, कौन सी, ग्लोब्यूलिन। दूसरी होती है एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूलिन। और तीसरी होती है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कौन सी प्रोटीन है, इच्छा, फाइब्रिनोजन कौन सी प्रोटीन है, सबसे बड़ी प्रोटीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार की प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूम, एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन है ना, एल्ब्यूमिन है, लिन नहीं। ग्लोब्यूलिन को यहां रख देता हूं मैं और एल्ब्यूमिन को यहां रख, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ पहले आ रहा है, चलो ठीक। एल्ब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो ये कितनी प्रोटीन होगी, 3 प्रोटीन हो गई, तीनों के टाइप। ठीक है, नाम याद हो जाएगा, कौन कौन सी प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। बोलो फिर से, जोर से बोलो, तुम बोलो लास्ट।
बैठे बैठे। एल्ब्यूमिन नहीं बन रहा। एल, बोलो एल, ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। तुम बोलो। बैठे बैठे बैठे, कोई भी चीज बैठे बैठे ही बोलना है ना। हाँ, फाइब्रिनोजन। बार बार बोलोगे है ना, जो नॉलेज में आने लगेगा तो प्रोनाउंसिएशन बनने लगेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एल्ब्यूमिन की, ठीक है। शिक्षा बताओ एल्ब्यूमिन के बारे में क्या विशेषता है। हम्म, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है ना, हाँ हाँ मैडम, मैं थोड़ी देर से लगाता हूँ ना, अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था। आप लगा लीजिए मुझे आधा एक घंटे से। कौन है? कोई नहीं, बच्चे को। ठीक है, कैसा? सबसे बड़ी प्रोटीन है ये। सर्वाधिक मात्रा वाली प्रोटीन कौन सी है? एल्ब्यूमिन। देखिए दो चीजें आती हैं, एक या तो आप लंबे हो जाओ या तो मोटे हो जाओ, है ना। तो ये जो है मोटी है, मतलब मात्रा ज्यादा, मतलब यहाँ ज्यादा क्वांटिटी में, ये क्वांटिटी में ज्यादा है। और ये क्या है? सबसे बड़ी प्रोटीन है। क्या है? सबसे बड़ी प्रोटीन। ज्यादा मात्रा में ज्यादा सारी कौन सी पाई जाती है? ये। पर लंबी कौन सी है, बड़ी कौन सी है? ये है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा वाला प्रोटीन की बात करना वो है एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन क्या है? सबसे बड़ी प्रोटीन। सबसे बड़ी प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिनोजन। जबकि सर्वाधिक मात्रा वाला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ठीक है। और ये जो ग्लोब्यूलिन होती है ना, ये तीन प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन। मतलब इसके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार, अल्फा, बीटा, गामा। और ये सर्वाधिक मात्रा वाला प्रोटीन है, ये सर्वाधिक बड़ी प्रोटीन है। ये जो होता है, ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? निष्क्रिय अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है? निष्क्रिय। इसका कार्य क्या होता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन का? फाइब्रिनोजन प्रोटीन का कार्य क्या है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन का कार्य क्या है?
अच्छी ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है? क्या कार्य है? क्या कार्य है? ब्लड क्लॉटिंग। क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। तो ये निष्क्रिय अवस्था में रहती है, पर जैसे ही ये सक्रिय होती है तो सक्रिय होने पर रुधिर स्कंदन मतलब ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर स्कंदन में कार्य करती, क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती है। क्लियर है? इसका कार्य क्या है? तो रुधिर में परासरण दाब का नियमन, रुधिर में कोलाइडल प्रेशर का क्या करती है? नियमन करती है। तो रुधिर में कोलाइडल दाब का नियमन, रुधिर में कोलाइडल दाब का नियमन। कोलाइडल परासरण दाब लिख लेना है ना, कोलाइडल ऑस्मैटिक परासरण दाब। क्लियर है? इनमें से भी जो अल्फा, ये जो सॉरी ये गामा जो ग्लोब्यूलिन होती है, गामा ग्लोब्यूलिन, ये जो गामा ग्लोब्यूलिन होती है ना, ये जो होती हैं एंटीबॉडी प्रतिरक्षक, एंटीबॉडी एंड लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में संश्लेषित होती है, मतलब वहां पे ये क्या होती है? बनती है। याद रखिएगा, गामा ग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी लिम्फोसाइट में संश्लेषित होती है, और एल्ब्यूमिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ओडीमा। कौन कहता है नहीं? ओडीमा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ओडीमा। ओडीमा मतलब होता है जो ऊतकों में द्रव्य का भर जाना। देखा होगा फेस, कुछ लोगों का फेस फूला फूला होता है, तो ना ओडीमा रोग होगा। मतलब फेस के जो टिश्यू हैं उनमें द्रव्य भरा है, द्रव्य भर जाने के कारण क्या हो जाता है? फेस फूला फूला दिखता है। इसे ही कौन सा रोग कहते हैं? ओडीमा। कौन सा वर्ड कहते हैं? ओडीमा। चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि एल्ब्यूमिन की कमी के कारण ओडीमा रोग हो जाता है। एल्ब्यूमिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ओडीमा रोग हो जाता है। लिख लिए? अब पढ़ते हैं हम ब्लड ग्रुप के बारे में, पर उससे पहले एक वर्ड आता है उसी याद आप लोग देख लेना। सीरम, नाम सुना है? सुना कि नहीं? सीरम नहीं सुना है? सीरम इंस्टीट्यूट जानते हो?
कोविशील्ड बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट। जो सीरम जो होता है, सीरम किसे कहते हैं? तो ये जो प्लाज्मा है, अभी हमने देखा प्लाज्मा देखा ना, इस प्लाज्मा में हमने एक प्रोटीन पढ़ी, कौन सी? 3 प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। तो इस प्लाज्मा से यदि हम स्कंदन कारक प्रोटीन, मतलब रक्त के थक्का जमाने वाली प्रोटीन को निकाल दें, कौन सी है रक्त स्कंदन? कौन सी? आँख खोल के देखो कि बंद करके देख रहा हूं? एल्ब्यूमिन क्यों बोले थे भाई? मुझे एल्ब्यूमिन सुनाया था। रक्त स्कंदन प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिनोजन। इस प्रोटीन को यदि हम प्लाज्मा से निकाल दें तो बचा हुआ मटेरियल क्या कहलाएगा? सीरम। क्या कहलाएगा? सीरम। तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा से यदि हम रक्त स्कंदन कारक प्रोटीन फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो क्या कहलाएगा? सीरम। क्या कहलाएगा? सीरम। ये बात क्लियर है, याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, रक्त समूह के बारे में। ब्लड ग्रुपिंग यानी रक्त समूह, ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह। तो रक्त समूह के बारे में किसने बताया था? किसने बनाया था? लैंड स्टीनर ने। किसने दिया था? लैंड स्टीनर ने। तो ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था? लैंड स्टीनर ने बताया था। आपको पता होगा जो ब्लड में जो शर्करा समूह पाई जाती है उनका नाम क्या होता है? ब्लड में जो शर्करा समूह पाई जाती है उनका नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो याद रखिएगा शर्करा समूह कौन कौन सी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये आरबीसी की सतह पे। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये जो होती हैं आरबीसी की सरफेस पे पाई जाती हैं। आरबीसी की सरफेस पे पाई जाती हैं। यदि देखोगे आप लोग, यदि ये ब्लड ग्रुप है, यदि ये ब्लड है तो ब्लड में इस प्रकार से, समझ रहे हैं, ब्लड में इस शेप में पाई जाती हैं ये फास्फोलिपिड्स एंड फास्फोप्रोटीन। तो याद रखिएगा, यदि पूछता है कि रक्त शर्करा समूह कहाँ पाई जाती हैं तो आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सरफेस पे यानी कि आरबीसी की सतह पर उपस्थित होती हैं। नोट हो गया ये? मेरा ना जी। अब हम पढ़ने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है। पर ब्लड ग्रुप के बारे में कल पढ़ेंगे क्योंकि समय हो गया। फिजिक्स वाले सर आ रहा है, 5 मिनट आप लोग रिलैक्स हो जाए, नहीं तो फिर कंटिन्यू में ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, ठीक है। 5-10 मिनट से आपकी फिजिक्स क्लास हो। कल पढ़ेंगे हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में?
ब्लड ग्रुप में ABO, ब्लड ग्रुप सुना, AB ABO, तो इनके बारे में आप लोग पढ़ के रख आना कि एंटीजन कौन सा पाया जाएगा एंड एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, इसके बारे में आप लोग पढ़ के आइएगा। और चलिए तो कल मिलते हैं हम।